हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मा.net में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देखने जाकर पहले, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने बात किया था सस्पेंशन पार्ट 1 है वो, उसमें मैंने सस्पेंशन का इंट्रोडक्शन, फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में मैंने बात किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सस्पेंशन का अगला पार्ट में, इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पार्टिकल सेटलिंग एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। तो इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है क्या? पहली बात तो हमारा जो सॉलिड है उसके सरफेस पे क्या प्रॉपर्टीज वो गेन करता है, क्या रिटेन करता है अपने सरफेस पे प्रॉपर्टी, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में ही बात की थी कि जब हमारा ड्रग होता है वो पहले बल्क फॉर्म में होता है, मतलब कि बिगर साइज में होता है। ठीक है, हमने इस पर एक्शन किया, एनर्जी लगाया, इसे ब्रोक किया, साइज रिडक्शन किया, तो ये स्मॉलर पार्टिकल में टूट गया। तो स्मॉलर पार्टिकल में टूटने पर क्या होता है कि मैंने एनर्जी इस पर अप्लाई किया, और बाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होता है, एक दूसरे में डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो यहाँ से एनर्जी हमने अप्लाई किया और इसमें एनर्जी क्या हो गया? ट्रांसफर। तो इसका एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। सरफेस फ्री एनर्जी इसका बढ़ गया। सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ जाता है तो ये हमेशा रैंडम मोशन, इसका एंट्रोपी बढ़ जाने के कारण ये रैंडम मोशन पोजेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीएस सुब्रमण्यम में दे रखा है कि इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कि ये ब्रोमियन मूवमेंट शो करता है। ब्रोमियन मूवमेंट अब क्या है? ब्रोमियन मूवमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग समझे तो जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग मतलब कि कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इस तरह का मूवमेंट ये शो करता है। मान लो कोई एनर्जी है, किसी के पास एनर्जी है तो ज्यादा उछलेगा कूदेगा नहीं, ये कभी ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, कभी ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव, इस तरह के मूवमेंट को ब्रोमियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, मान लो इसके एक अच्छे से एग्जांपल समझते हैं कि कोई इंसान मान लो कि दारू पी लिया, एनर्जी पी लिया, तो देखते हैं कैसे कैसे चलता है, कभी ऐसे चलेगा, लगता है कभी इधर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा, इस तरह चलता है, झूमते चलता है, झूमना जिसको कहते हैं, वो हो गया हमारा ब्रोमियन मूवमेंट। तो यहाँ पर इंटरफेशियल प्रॉपर्टी चार्ज के कारण ये ब्रोमियन मूवमेंट पोजेस करता है। हमारा सस्पेंशन जो है उसके सरफेस पे जो चार्ज आ जाता है, उसके सॉलिड सरफेस पे जो चार्ज आता है उसके कारण वो ब्रोमियन मूवमेंट पोजेस करता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हमारा जो आइडियल सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल रैपिडली सेटल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो सेटल होगा तो फ्लोक्यूल्स बनाएगा, क्या कहते हैं, केक बनाएगा, सेडिमेंट बनाएगा, और वो इजिली रीडिस्पर्स नहीं होगा। फ्लोक्यूल्स भी सेटल होता है, बार बार उसे सेकिंग करना पड़ेगा रीडिस्पर्स के लिए, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा किसी भी सस्पेंशन के लिए। तो यहाँ पे इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सुब्रमण्यम जी लिखते हैं कि एन एक्सेप्टेबल सस्पेंशन शुड नॉट एग्जिबिट सेटलिंग ऑफ डिस्पर्स सॉलिड। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था, यही बात मैंने नहीं बताया दिस। और अब सेटलिंग को कैसे रोका जा सकता है? तो सेटलिंग कैसे रोका जा सकता है? कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज एट अ लेवल ऑफ 5 माइक्रोमीटर सो दैट दे एग्जिबिट ब्रोमियन मूवमेंट। यहाँ पे ब्रोमियन मूवमेंट अब कैसे पार्टिकल के सेटलिंग को रोकेगा वो हम जानना चाहेंगे। जैसे मान लो कि ये एक ही पार्टिकल का मैंने ये मूवमेंट दिखाया, ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो ये इस तरह से यहाँ मूवमेंट किया, अगर यहाँ पर पहले से पार्टिकल होता तो इससे टकराता, दोनों टकराता, टकराने की वजह से कोई एक इधर जाता, कोई एक इधर जाता। सेटलिंग कहाँ हो रहा था? नीचे, लेकिन एक चला गया इधर, एक चला गया इधर, तो सेटलिंग तो क्या थोड़ा टाइम के लिए तो रिड्यूस होगा ना। सेटलिंग तो होगा, कोई भी हो सस्पेंशन, सेटलिंग तो उसमें होना ही होना है, लेकिन उसको रोकते हैं, कुछ समय के लिए रोकते हैं। ठीक है, एक टाइम लैप्स होता है इसमें। कोई ऐसे आया, टकराया, यहाँ पे पहले से ही पार्टिकल था उसमें टकराया, कोई इधर गया टकरा कर, फिर यहाँ पर टकराया, मान लो कोई इधर गया टकरा कर, कोई इधर गया टकरा कर, बस इस जिगजैग मूवमेंट के कारण एक दूसरे में टकराते रहते हैं और थोड़ा सेटलिंग रुक जाता है। लेकिन एक टाइम आता है कि टकराते टकराते, मतलब कि अगर टकराए, कोलिजन किए, तो मान लेते हैं ये अपना पूरा एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो फिर इसके पास एनर्जी उतना बचा नहीं, तो ब्रोमियन मूवमेंट ये सो फिर नहीं करेगा जब इसके पास सरफेस फ्री एनर्जी नहीं बचेगा, क्योंकि टकराने से तो एनर्जी ट्रांसफर तो होगा ना कुछ, तो टकराते गया एनर्जी इसका खत्म हुआ और फिर ये ब्रोमियन मूवमेंट शो नहीं करेगा, तो फिर क्या इजिली एक लीनियर मोशन में सेटल डाउन हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर सेडिमेंट का फॉर्म करेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेडिमेंट और डिस्पेंड पार्टिकल। डिस्पेंस जो रहता है तो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट पार्टिकल उसे कहते हैं जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसे सेडिमेंट पार्टिकल कहते हैं। और जो इसके मान लो सॉल्यूशन में एक लिक्विड है, उसमें अगर सस्पेंडेड है, मतलब कि उसमें डिजोल्व है, तो वो पार्टिकल हो गया हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल हो गया। आया बात समझ में? मेरे ख्याल से ब्रोमियन मूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये ब्रोमियन मूवमेंट का एक फार्मूला है, ब्रोमियन मूवमेंट नहीं, एक वर्क डन है। तो वर्क डन हो गया, वर्क लगाया किसी पे, ठीक है, तो वर्क डन लगाया किसी पार्टिकल पे, तो क्या हो गया? वो स्मॉलर पार्टिकल में क्या हो गया? टूट गया, ठीक है, कोई बड़ा पार्टिकल था उस पर वर्क डन लगाया, स्मॉलर पार्टिकल में टूट गया। तो यहाँ क्या ब्रोमियन मूवमेंट में क्या स्मॉलर पार्टिकल में नहीं टूटेंगे? टूटेंगे, क्योंकि वर्क डन यहाँ भी हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें भी टूटेंगे, इसलिए पार्टिकल का भी थोड़ा लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद इसने फार्मूला एक दिया, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा जी। डेल्टा जी यहाँ पर क्या है? चेंज इन एनर्जी, सरफेस फ्री एनर्जी। वर्क डन लगाए तो क्या इसका सरफेस फ्री एनर्जी चेंज हो गया, इसकी एनर्जी पे चेंज आया ना। इनिशियली एनर्जी इसका कुछ और था, मान लो इनिशियली इसका एनर्जी आई था या ई था, ई मान लेते हैं एनर्जी, और इसका ही हो गया ई नॉट हो गया।
तो क्या हो गया, हमारा एनर्जी ये बढ़ गया, तो क्या एनर्जी तो उतना ही ट्रांसफर हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। तो ये हो गया डेल्टा जी, इंक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी, से निकल जाएगा कितना सरफेस फ्री एनर्जी हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर उसी को वो एक्सपेंड किया चेंज इन सरफेस फ्री एनर्जी को बाई गामा एस एल और डेल्टा ए में। तो गामा एस एल क्या है, इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन लिक्विड मीडियम एंड सॉलिड पार्टिकल्स। अब लिक्विड मीडियम थोड़ी है तो उसका मोलिक्यूल्स तो होगा ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा, क्योंकि उसका भी पार्टिकल भी स्मॉलर होता है। और एक हो और जो हम पार्टिकल डाल रहे हैं तो उसके बीच में सरफेस टेंशन लगता है, तो उसी को कहते हैं क्या, हम वाई एस एल जो दे रखा है गामा एस एल। ठीक है, उसके बाद डेल्टा ए क्या है यहाँ पर, डेल्टा ए यहाँ पर है इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ इंटरफेस ड्यू टू साइड रिडक्शन। ठीक है, आप जानते हैं कि साइड रिडक्शन किसी का भी करते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल टूट जाता है, तो इसका सरफेस एरिया देखो इंक्रीज हो जाता है, पहले इतने में था अब इतने में है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया इसका। ठीक है, ये था ब्रोमियन मूवमेंट जो क्लियर हो गया। अब आते हैं इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज में। चार्ज है तो क्या, वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके पास मूवमेंट है। किसी के पास मूवमेंट ज़्यादा है, कोई ज़्यादा उछल कूद कर रहा है तो क्या स्टेबल है वो, या फिर कोई बच्चा एकदम सीधा सीधा चल रहा है वो स्टेबल ज़्यादा है। तो वही है कि एनर्जी है तो ज़्यादा अनस्टेबल है, और क्या एनर्जी कम है तो वो स्टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कि अब हम इसका अप्रोच, हमारा तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए कि इसका अप्रोच तो हमारा क्या होना चाहिए, पहले सेटलिंग डाउन, मतलब कि इसका अप्रोच हमेशा ये रहेगा कि अनस्टेबल से स्टेबल में आने का, कोई भी चीज़ रहेगा अनस्टेबल से स्टेबल में आने का अप्रोच करेगा ही करेगा। तो अनस्टेबल से स्टेबल में आने के लिए क्या करेगा, पहले जो फार्मूला था वर्क डन बराबर क्या था, गामा एस एल इंटू डेल्टा ए, या तो फिर इसको कम करने की कोशिश करेगा या फिर इसको कम करने का कोशिश करेगा, दोनों में से किसी एक को कम करने का कोशिश करेगा। ठीक है, और स्टेबल इमल्सन बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको डिक्रीज कर दे, मान लेते हैं एक सॉलिड पार्टिकल जो है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया कैसे डिक्रीज हो जाएगा, इस तरह से डिक्रीज हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, इस पर कोई अगर पार्टिकल अटैच हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा सिस्टम स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल से स्टेबल में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम गामा एस एल यानी इंटरफेशियल मतलब कि दो पार्टिकल के बीच जो टेंशन लग रहा था, टेंशन फोर्स लग रहा था, ड्यू टू सेम चार्ज लग रहा था, टेंशन लग रहा था, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, क्या रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम इसमें डालते हैं या तो इलेक्ट्रोलाइट डाल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सरफेक्टेंट डालेंगे। ठीक है, तो इससे इस पर आकर वो क्या होगा, अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट या सस्पेंशन। मान लीजिए पॉजिटिव है हमारा सॉलिड पार्टिकल तो निगेटिव डालेंगे, और निगेटिव है तो क्या पॉजिटिव डालेंगे, तो अटैच होकर इसका सरफेस एरिया क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, या फिर इसका चार्ज, इसका जो रैंडम मोशन था, जो एनर्जी कारण इधर उधर घूम रहा था, उसको स्टॉप कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ के हेल्प से वही बताना चाह रहे हैं। ये देखो पहले क्या था, ये हमारा बल्क पार्टिकल है। ठीक है, इस पे क्या किए हम, साइज रिडक्शन किए, मतलब वर्क किए, एनर्जी लगाए तो क्या हो गया, हमारा स्मॉलर पार्टिकल में क्या हो गया, टूट गया। स्मॉलर पार्टिकल में टूट गया तो क्या हो गया, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गया, रैंडम मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, रैंडम मूवमेंट शो करेगा, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, उसमें क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे या पॉलीमर डालेंगे जो उसके अपोजिट चार्ज का हो। ठीक है, अपोजिट चार्ज का हो तो उसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होकर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा, स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। एक और आता है स्ट्रक्चर व्हीकल जो होता है विस्कस होता है, विस्कस इन सेंस मतलब कि उसके फ्लो जो सेटलमेंट जो होता है, सॉलिड पार्टिकल जो सेटल करता है उसके सेटलमेंट को रुकता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो थोड़ा देर रोकेगा सेटलमेंट को, या उसका जो ब्रोमियन मूवमेंट है, जिगजैग मूवमेंट है, उसको भी थोड़ा रोकेगा। विस्कोसिटी है तो मूवमेंट भी थोड़ा कम करेगा, क्योंकि उस पर विस्कस एक तरह से समझो फ्रिक्शन फोर्स लगा तो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और बात सुब्रमण्यम जी ने कहा है कि जो सिग्मा बाई एस एल है, गामा बाई एस एल जो है वो इंटरफेशियल टेंशन है, तो उसको जीरो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरफेस एरिया को जीरो किया जा सकता है। आ गया समझ में, क्यों नहीं किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो अपना वो सरफेस टेंशन शो करेगा ही करेगा, चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ तो होगा, चार्ज थोड़ी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, आप डाले और खत्म हो गया, कुछ ना कुछ तो शो करेगा ही करेगा। और अगर एरिया की बात करें तो अगर अटैच हो जाएगा तो क्या ये जीरो हो जाएगा, तो क्या जीरो हो सकता है, लेकिन हमारा इंटरफेशियल टेंशन जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पार्टिकल सेटलिंग। जो हमारा सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल्ड हो रहा है ऊपर से नीचे बॉटम में, यहाँ सेटल हो रहा है, तो उसको
क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा उसके सेटलिंग को, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप जानते हो कि हमारा जितने भी सॉल्यूशन या कुछ भी हो उसमें पार्टिकल शेप स्फेरिकल आइडल माना जाता है, ठीक है, आइडल माना था। ये देखो इसका सरफेस जो है कर्व्ड है, कर्व्ड है तो क्या हो जाएगा, इस पे फ्रिक्शन कुछ भी कम लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर होता है। दो टाइप्स का फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मान लो कि एक पार्टिकल है तो इसमें फ्रिक्शन कम लगेगा थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, इजिली सेटल हो जाएगा। लेकिन जब इसका फ्रिक्शन जो है, अगर इसका हम शेप चेंज कर दिए, देखो ये शेप ये लिनियर कर दिया, तो क्या अगर सेटल डाउन करेगा तो ये ऐसे करेगा। तो ये भी पढ़े होगे कुछ, आर्किमेडिस प्रिंसिपल भी पढ़े होगे आपने 9th-10th में पढ़े होगे, आर्किमेडिस प्रिंसिपल जो कि थ्रेशोल्ड फोर्स लगाता है लिक्विड फेज में। तो क्या करेगा, सेटल डाउन होगा, ये ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, पार्टिकल शेप पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए पार्टिकल शेप भी इफेक्ट करेगा हमारे सेटलिंग पे, ठीक है। थ्योरी ऑफ ब्रोमियन मूवमेंट, थ्योरी ऑफ ब्रोमियन मूवमेंट का भी हमने बात किया, क्या किया कि रैंडम मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट होगा तो ये आया ऐसे टकराया, तो ये टकरा कर इधर गया, ये टकरा कर इधर गया, तो जाना था इसको नीचे, चला गया इधर, तो क्या हो जाएगा, इसका सेटलिंग रुक जाएगा, थोड़ा टाइम के लिए डिले हो जाएगा। तो ये भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन ब्रोमियन मूवमेंट का कुछ लिमिटेशन है, ब्रोमियन मूवमेंट का लिमिटेशन है कि ये हमेशा अप्लीकेबल होगा 2 to 5 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज पे। यहाँ पे ब्रोमियन मूवमेंट में लिख रखा है सुब्रमण्यम जी ने, ब्रोमियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल प्रिवेंट सेडिमेंटेशन, तो हमें पहले से ही पता है। पार्टिकल्स आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ ब्रोमियन मूवमेंट इन सस्पेंशन। देखो पार्टिकल्स सस्पेंशन में मोस्टली पार्टिकल साइज जो होता है हमारा बड़ा होता है, जो कि ब्रोमियन मूवमेंट ज्यादा शो नहीं करता। लेकिन कुछ पॉलीडिस्पर्स में होते हैं जिसमें पार्टिकल साइज बड़े छोटे हो जाते हैं, तो उसमें ब्रोमियन मूवमेंट शो हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा ये आ जाता है कि सेटलिंग में ये इफेक्ट करता है, उसके सेटलिंग में फैक्टर एक है, इफेक्ट जो कर दिया उसके सेटलिंग में डिले कर देता है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है नो सेडिमेंटेशन डायमीटर, ठीक है, ऐसा डायमीटर जहाँ पे सेडिमेंटेशन जो है एक डायमीटर के बाद सेटल डाउन होने लग जाएगा, मतलब कि सॉरी नहीं होगा। नो सेडिमेंटेशन डायमीटर ये है कि एक डायमीटर के बाद उसका सेटलिंग होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये ब्रोमियन डायमीटर जो हमने पढ़ा 2 to 5 माइक्रोमीटर लिमिटेशन वही है कि 5 माइक्रोमीटर के ऊपर जब जाएगा तो वो सेटलिंग वो क्या करेगा, ब्रोमियन मूवमेंट को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इस रेंज के बाहर जाएगा तो ब्रोमियन मूवमेंट को फॉलो नहीं करेगा, ब्रोमियन मूवमेंट फॉलो करेगा तो 2 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। आया बात समझ में। अब एक दिया थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन एक स्टोक्स लॉ दिए इक्वेशन कि किस रेट से हमारा सेडिमेंटेशन जो है होता है, जैसे कोई पार्टिकल है तो किस रेट से वो सेटल डाउन होता है नीचे। तो उनका फॉर्मूला है क्या, डायमीटर स्क्वायर इंटू डिफरेंस इंटू डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय एंटी इंटू विस्कोसिटी। सेडिमेंटेशन विस्कोसिटी के देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायमीटर और डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, अगर हमारा एक पार्टिकल छोटा है, ठीक है, एक पार्टिकल बड़ा है, तो कौन ज्यादा सेटल होगा, आप ही बताइए। जो बड़ा है वो जल्दी सेटल होगा, जो छोटा है वो देर से होगा, ठीक है। और अगर विस्कोसिटी है हमारा, एक है हमारा विस्कस लिक्विड में है पार्टिकल, एक और एक जो है कि पार्टिकल की विस्कस ये लिक्विड नहीं है, विस्कस है ये और ये विस्कस नॉट विस्कस। तो किस में सेटल्ड जल्दी होगा, जो नॉट विस्कस उसमें जल्दी सेटल होगा, और जो विस्कस है उसमें क्या करेगा, लेट डिले कर देगा सेटल, अपना लेट से करेगा सेटल। तो विस्कोसिटी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, और ये अभी बताया भी, क्लियर किया, ठीक है। यहाँ पर ये डायमीटर है और डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी है। डेंसिटी अब कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने नहीं बताया, डेंसिटी है तो मान लो कि ये तुम्हारा लिक्विड फेज है और ये तुम्हारा सॉलिड फेज है। अगर इसका डेंसिटी कम है तो क्या करेगा, इसके ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे जैसे इसका डेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्या होते जाएगा, सेटल होते जाएगा। और जैसे डेंसिटी जैसे ही ज्यादा हो जाएगा लिक्विड फेज से, वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज तो हमने अभी बात किया कि पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो सेटलिंग जल्दी जल्दी होगा, फास्ट होगा, और पार्टिकल साइज स्मॉलर होगा तो सेटलिंग डिले होगा। विस्कोसिटी ऑफ मूवमेंट, अभी मैंने बात किया, विस्कोसिटी ऑफ मूवमेंट क्या है, विस्कोसिटी ऑफ मूवमेंट क्या करेगा, अपोज करेगा क्या, सेटलिंग, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा उस पर। विस्कोसिटी क्या है, फ्रिक्शन ही फोर्स है इन टर्म ऑफ फ्लूइड, और हमारे सॉलिड में लगता है, सॉलिड के पार्टिकल फ्रिक्शन हो जाता है, और सॉलिड या लिक्विड और लिक्विड वो होता है हमारा विस्कस। अब यहाँ पर है क्या एडवांटेजेस ऑफ हाई विस्कोसिटी, कुछ बताएं। हाई विस्कोसिटी क्या, लेकिन विस्कोसिटी रहता है सस्पेंशन में रहता है, लेकिन ऑप्टिमम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि विस्कोसिटी इतना बढ़ा दिए कि हमारा जो मान लेते हैं इस बोतल में सस्पेंशन है तो इससे पोर जब कर रहे हैं हम पेशेंट को देने के लिए, तो पोर ये हो ही नहीं रहा है, लेमिनार फ्लो इसका शो हो ही नहीं रहा है, इसमें चिपक जा रहा है, तो इतना विस्कस नहीं रखना चाहिए। तो ज्यादा विस्कोसिटी भी हानिकारक है, क्या कहते हैं, हार्मफुल है, तो ये डिसएडवांटेज आ जाता है ज्यादा विस्कस। तो ऑप्टिमम विस्कोसिटी रहना चाहिए हमारे सस्पेंशन में, ठीक है।
यही यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज का बात किया जा रहा है कि हमारा जो एडवांटेज है, विस्कोसिटी क्या करता है, डिले कर देता है। एक ऑप्टिमम विस्कोसिटी में हमारा पार्टिकल का सेटलिंग डिले कर देता है, और अगर विस्कोसिटी ज़्यादा कर देते हैं तो फिर वो तो हमारे लिए कोई भी चीज़ तो है ज़्यादा, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, डिसएडवांटेज शो करेगा ही करेगा। डेंसिटी ऑफ मूवमेंट क्या होता है, अभी तो बात किया कि इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा और जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, और कम होगा जो लेट करेगा सेटल डाउन, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक चीज़ छूट गया, लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। ये लिमिटेशन है स्टोक्स लॉ का कि स्टोक्स लॉ को कैसे फॉलो करवाएंगे। तो हमारा स्टोक्स लॉ का लिमिटेशन ये है कि पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल। अगर पार्टिकल हमारा स्फेरिकल नहीं है तो क्या करेगा, स्टोक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि अभी मैंने बताया स्टोक्स लॉ यहाँ पे क्यों नहीं फॉलो करेगा। हमारा देखो यहाँ पे मैंने बताया कि पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा, इस पर फ्रिक्शन थोड़ा कम लगता है और ये इजिली फ्लो होता है, ठीक है। अब हमारा यही सेफ हो गया, स्फेरिकल ना होकर ये लीनियर हो गया। तो एक नीचे लगा रहा है, एक ऊपर लगा रहा है, तो स्टोक्स लॉ ये फॉलो नहीं करेगा। इसमें आ जाएगा हमारा वो आर्किमेडीज प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और कुछ रोटेशन का भी कंसेप्ट आ जाएगा, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, सब हाई फिजिक्स है, ये सब ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, ठीक है। अब आ जाएगा इसका पार्टिकल शुड सेटल फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। मतलब कहना चाह रहे हैं कि पार्टिकल जो है एग्रीगेट फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये सेटल इसलिए हो जाएगा। लेकिन ये इस पे स्टोक्स लॉ कभी फॉलो नहीं करता है। और स्टोक्स लॉ ये कहता है कि हमारा जो पार्टिकल होना चाहिए वो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तभी इस पे स्टोक्स लॉ फॉलो करेगा। अब हम बताओ स्टोक्स लॉ किस पे फॉलो करेगा, हमारा डी फ्लोकुलेटेड सिस्टम है, क्योंकि डी फ्लोकुलेटेड सिस्टम में हमारा पार्टिकल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। और हमारा फ्लोकुलेटेड में होता है क्या, एग्रीगेटेड फॉर्म में होता है, फ्लोक्यूल्स फॉर्म में होता है। तो क्या हमारा ये स्टोक्स लॉ फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो हमारा क्या डी फ्लोकुलेटेड स्टोक्स लॉ फॉलो करेगा और फ्लोकुलेटेड स्टोक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ है एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्रिस्टल ग्रोथ एंड पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा होगा। क्रिस्टल ग्रोथ तो हमेशा जानते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एक था पढ़ना सॉल्युबिलिटी चैप्टर में पहले 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। बट को आपको पहले से याद रखना होगा, क्रिस्टल ग्रोथ और पॉलीमॉर्फिज्म। क्रिस्टल ग्रोथ में क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म होगा। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि वन फॉर्म टू एक जो कोई मोलिक्यूल है या कोई सब्सटेंस है वो अपने दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, जिसमें हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, ठीक है। ओस्वाल्ड रैपनिंग की बात करते हैं तो ओस्वाल्ड रैपनिंग सिंपली समझिए क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ओस्वाल्ड रैपनिंग हमारा क्या होता है, क्रिस्टल ग्रोथ क्वेश्चन आएगा कि ओस्वाल्ड रैपनिंग इज एसोसिएटेड विथ, तो क्या ऑप्शन दे देगा, क्या सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन, क्रिस्टल ग्रोथ। तो आंसर हमारा क्या आएगा, क्रिस्टल ग्रोथ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल ओस्वाल्ड रैपनिंग होता क्या है इसके बात करें तो ओस्वाल्ड रैपनिंग ये होता है कि हमारा मान लो कि जैसे कोई भी मान लो कि व्हीकल है ये वेट, ठीक है, लिक्विड है, इसमें अगर कुछ सॉलिड तुम डाले, सस्पेंशन की बात करें, ड्रग है हमारा, सस्पेंशन की बात करें तो इसमें जो आ रहा है सॉलिड पार्टिकल, क्या वो इसमें थोड़ा सा भी सोल्यूबल नहीं होगा, कुछ तो होगा सोल्यूबल, कुछ तो इसमें डिजोल्व हो जाएगा, इसके लिक्विड मीडियम में हो तो जाएगा ना। और ये ज़्यादातर ओस्वाल्ड रैपनिंग बात करेंगे पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल जिसमें होता है, पॉलीडिस्पर्स सस्पेंशन सिस्टम में। पॉलीडिस्पर्स मतलब होता है कि जो हमारा पार्टिकल होता है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर नॉट इक्वल इन साइज, मतलब कि सारा पार्टिकल इक्वल साइज के नहीं होते हैं। तो हमने इसमें डाला क्या, पार्टिकल डाला, ठीक है। उसके बाद क्या, इसमें तो कुछ तो डिजोल्व हो जाएगा लिक्विड मीडियम में। तो अब इसको एक्सपेंड करके मैं बताता हूँ कि मान लो कि हमारा ये सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, कुछ तो इसमें डिजोल्व हुआ है, स्मॉलर पार्टिकल तो डिजोल्व होता है, इसको क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल हमारा क्या होता है, इस तरह का सस्पेंडेड होता है, लिक्विड मीडियम सस्पेंडेड होता है, ठीक है, डिजोल्व नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता उसमें। तो क्या हेट्रोजीनस है, ठीक है, ये तो पहले से मालूम है। तो इस तरह से रहेगा हमारा सस्पेंशन, और ये लिक्विड फेज बीच बीच में रहेगा। तो क्या रहेगा यहाँ पर, इस जो सॉलिड सरफेस है, इसका बिगर सरफेस है, बिगर पार्टिकल जो है, उस पर स्मॉलर पार्टिकल का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो क्या करेगा, जो हमारा हाई कंसंट्रेशन जिस साइड रहेगा उससे लो कंसंट्रेशन की ओर जाना चाहेगा, लो कंसंट्रेशन की ओर जाना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और पहले ये साइज था, अब हो गया ये साइज, तो साइज हमारा चेंज हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ पर से देखो, जिस सोल्यूबल था हमारे जो वाटर में, वहाँ पर तो वाइड आ गया, तो उसको फिल करने के लिए अब क्या करेगा, और इससे टूटकर या कोलिजन तो होते ही रहता है, तो टूटते रहता है पार्टिकल, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइड को फिल करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन फिर ग्रेडियंट बढ़ेगा स्मॉलर पे, और फिर वो डिफ्यूज होगा, क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, फिर डिफ्यूज होकर बड़ा होते जाएगा, लास्टली क्या हो जाएगा, क्रिस्टल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। जो ओस्वाल्ड रैपनिंग है सिंपली फॉलो करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैकेनिज्म। मुझे
पता है कि अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे ओस्वाल्ड रैपनिंग में क्रिस्टल ग्रोथ होता है। एक बहुत कम टीचर का आपका वीडियो मिलेगा ओस्वाल्ड रैपनिंग में कैसे क्रिस्टल ग्रोथ होता है, बहुत कम बताते हैं ऐसे ड्रा करके, वो तो सिर्फ स्लाइड पढ़ के चले जाते हैं, कुछ हैं ऐसे टीचर। ठीक है, हम आते हैं अब, इन्होंने एक वो दिया है, फॉर्मूला दिया कि कैसे हम रिलेशनशिप ओस्वाल्ड रैपनिंग का बताएं। तो लॉग एस और एस नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू के 2.003 आर। ठीक है, यहाँ पर एस क्या है, इनिशियल सॉल्युबिलिटी रेट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब कि इस यहाँ पर पहले जो सोल्यूबल होता, मतलब कि जो डिफ्यूज होने से पहले, जो डिफ्यूज हुआ है, डिफ्यूज होने से पहले किस रेट से जो हमारा स्मॉलर पार्टिकल्स था वो हमारा व्हीकल जो लिक्विड मीडियम है उसमें सोल्यूबल हो रहा था। ठीक है, और एस नॉट जो है जो डिफ्यूज होने के बाद, जैसे डिफ्यूज हुआ तो फिर डिफ्यूज वाइड स्पेस आया, फिर फिल करेगा इसको, तो किस रेट से फिर से ये स्मॉलर पार्टिकल्स में डिजोल्व हो रहा है जब ये डिफ्यूज होने के बाद। ठीक है, वही है यहाँ पर लिख रखा है सोल्युबिलिटी रेट ऑफ लार्जर पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, सॉरी यहाँ पे एस नॉट जो है सोल्यूबल पहले तो इनिशियली क्या था, ये इनिशियली डिजोल्व जो हो रहा था स्मॉलर पार्टिकल क्या इसमें सोल्यूबल हो रहा था, और उसके बाद एस नॉट जो है कि कैसे ये जो स्मॉल ग्रेटर पार्टिकल है वो डिफ्यूज हो रहा है स्मॉलर पार्टिकल में। इस मैकेनिज्म की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा कि ये इधर डिफ्यूज हो रहा है, ये इधर टूट रहा है, और ये फिर सोल्यूबल हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये टूट कर क्या हो रहा है, लार्जर पार्टिकल हमारे स्मॉलर पार्टिकल में होकर सोल्यूबल तो हो ही रहे हैं व्हीकल में हमारे। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम ये फॉर्म कर दे रहा है। ठीक है, लार्जर पार्टिकल तो ऐसे सस्पेंडेड रहता है, लेकिन टूट कर वॉइड भरने के लिए क्या होता है, ये सोल्यूबल होते जाता है, फिर इस तरह से क्रिस्टल ग्रोथ हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मेन था कि हमारा ओस्वाल्ड रैपनिंग में क्या था कि हमारा सॉल्युबिलिटी मेन फैक्टर है। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है सॉल्युबिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल ग्रोथ। अगर सॉल्युबिलिटी हम घटा दे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रिस्टल ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ जो होते हैं एक्सिपिएंट देते हैं जो उसके सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, रिटार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे रिटार्ड करते हैं कि उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थोड़ा टूट जाता है, तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं, डिफ्यूज नहीं होंगे, तो ओस्वाल्ड रैपनिंग और क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होगा। टेम्परेचर चेंजेस जानते हो, फिर से वही है, हमारा क्रिस्टल ग्रोथ हो रहा था क्या, सॉल्युबिलिटी की वजह से। तो टेम्परेचर चेंजेस जो है यहाँ पे, टेम्परेचर चेंजेस जो है क्या करेगा, टेम्परेचर है सॉल्युबिलिटी इन्हांस करेगा, सॉल्युबिलिटी इन्हांस करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से वही डिफ्यूजन प्रोसेस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोसेस और क्रिस्टल ग्रोथ हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होता है, या यहाँ पे न्यू क्रिस्टलाइन हैबिट हो जाता है, कि मतलब कि टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स या टू फॉर्म्स जो होता है, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसका हैबिट में ही चेंज आ जाता है। ठीक है, तो उसका फिजिकल चेंजेस में आ जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज शायद नहीं होता, या नहीं होता है, फिजिकल केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यह पॉलीमॉर्फिज्म ट्रांसफॉर्मेशन, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, रैपिडली होता है या स्लोली होता है। जैसे मान लो कोई हाइड्रेटेड सॉल्वेट पड़े ही होंगे, कोई क्रिस्टल था उसके लैटिस में आ गया, कोई हाइड्रेट फॉर्म आ गया, वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, H2O आ गया, और उसके क्रिस्टल हैबिट में आकर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल हैबिट में आकर सेटल हो जाएगा। तो क्रिस्टल तो रहेगा लेकिन उसके फॉर्म में चेंज आ जाएगा। ठीक है, वही कहना चाह रहा है। अब आते हैं हमारे फिजिकल स्टेबिलिटी पे। पहले जानते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी क्या होता है। तो हमारा सबसे बड़ा फंडा ये है सस्पेंशन में कि हमारा जो इसमें सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो इसमें पार्टिकल है सेटल डाउन होता है, सेटल डाउन होता है, यही फिजिकल इसका स्टेबिलिटी करना है। कि हमारा जो इसमें भी दे रखा है, फिजिकल स्टेबिलिटी डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच पार्टिकल्स रिमेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्सन विदाउट एनी साइन ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी सेडिमेंटेशन को रोकना, ये इसका फिजिकल स्टेबिलिटी हो गया हमारे सस्पेंशन ड्रग में। ठीक है, और अगर सेटल होता है तो उसको रीडिस्पर्स इजिली हो जाए, ये भी हमारा एम रहता है इसके फिजिकल स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो फिजिकल स्टेबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, वो हमारा एक होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, और दूसरा देखो यहाँ पर है डिग्री ऑफ फ्लो, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। दो हमारा है, एक है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और एक डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, जो हमारे फिजिकल स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि कैसा हमारा सस्पेंशन है, कैसा स्टेबल है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम में यहाँ पे क्या कहता है कि सिंपली है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट एंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट। ठीक है, अल्टीमेट वॉल्यूम इसका कहने का मतलब है कि जब हम सस्पेंशन बनाते हैं तो वो इनिशियल रहेगा, उसको उस स्टेज को क्या कहेंगे, इनिशियल। और लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तब उसका पार्टिकल क्या हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम, तो उसको कहेंगे अल्टीमेट टाइम। ठीक है, तो एक टाइम के बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखो जैसे दे रखा है, यहाँ पे फिगर तो दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है फिगर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्या है, ये इनिशियल स्टेज है। ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए छोड़ो तो इस तरह का पार्टिकल क्या हो जाएगा, थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा। ये हमारा क्या सस्पेंडेड पार्टिकल है। ठीक है, सस्पेंडेड। और देखो ये नीचे नीचे क्या हो रहा है, सेडिमेंट फॉर्म हो रहा है, सेडिमेंटेड पार्टिकल। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या आएगा, फिर केक फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर सेटल पूरे नीचे तरह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फ्लो क्या है, इसमें ये रेशियो है फाइनल सेडिमेंट वॉल्यूम का और इनिशियल सेडिमेंट वॉल्यूम का। इसका मतलब है कि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, कितने वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड फेज होता है, लिक्विड मीडियम होता है, उसके कितने वॉल्यूम में सस्पेंडेड है हमारा पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें ये देखो, ये तो फार्मूला तो क्लियर है आपको, फार्मूला ये तो कुछ इसमें समझाने का है, चेंज नहीं कर सकते तो समझा दिए इसमें जो समझाना था। अब आते हैं इसको, इस सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को समझने में। ठीक है, मान लीजिए पहले हमारा ये था। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में हमारा क्या है, सस्पेंडेड है, हमारा सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है। ठीक है, तो पहले 100 था, अब 60 है, तो क्या आएगा, इसका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है क्या आएगा, जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम में क्या आएगा, 60/100। यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम में सस्पेंडेड था, यहाँ पर ये अल्टीमेट वॉल्यूम हो गया, तो क्या हो जाएगा 60/100, तो क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6। ठीक है, अब यही पार्टिकल जो है इसका आ गया क्या, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या आ गया 20 और इनिशियल वॉल्यूम था क्या 100, तो 20/100। तो यहाँ पर देख रहे हो 0.2 बाई क्या 0.2 आएगा इसका। ठीक है, तो देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो क्या आ जाएगा ये 0.2 और 0.6। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा वैल्यू है 1 से डिक्रीज हो रहा है, सेडिमेंटेशन वैल्यू 1 से डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, ये जो है केक फॉर्म हो रहा है, मतलब कि एक तरह से हमारा जो सेडिमेंट फॉर्म कर रहा है, तो हमारा क्या जो सस्पेंशन है क्या हो रहा है, धीरे धीरे अनस्टेबल हो रहा है। तो मतलब कि अगर हमारा अगर सस्पेंशन यहाँ पर देख लो 100 था, 100 क्या था इनिशियल, और फाइनल भी अगर इसको मान लें, इसी को मान लेते हैं स्टेज फाइनल, अगर ऐसा ही रहता फाइनल, तो क्या होता 100/100 तुम्हारा 1 हो जाता, तो क्या हो जाता आइडियल सस्पेंशन मेरा फॉर्म हो जाता, आइडियल सस्पेंशन फॉर्म हो जाता। ठीक है, तो क्या जैसे जैसे हम 1 की ओर जाएंगे तो हमारा सस्पेंशन क्या होते जाएगा, आइडियल होते जाएगा, और 0 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेडिमेंट फॉर्म होते जाएगा। एक टाइम आएगा कि केक फॉर्म हो जाएगा, सेडिमेंट कुछ नहीं रहेगा, तो हम सेडिमेंट सस्पेंडिंग पार्टिकल कुछ नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, तो हमारा हो जाएगा केक फॉर्मेशन। तो हमारा जो एक है वो बहुत वेरी स्टेबल रहेगा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम में, और एक नहीं, एक से कम रहने पे अनस्टेबिलिटी शो करते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और टाइम के बीच। ठीक है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और टाइम के बीच ग्राफ। तो ये 3 सस्पेंशन का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, एक में देखो टाइम के हिसाब से सेडिमेंटेशन है जो जल्दी फॉर्म कर गया, एक में टाइम के हिसाब से सेडिमेंटेशन वॉल्यूम लेट से फॉर्म किया। एक इस टाइम पे मान लो यहाँ पर अगर क्या है हमारा, मान लेते हैं 10 था, मान लेते हैं 2 सेकेंड, तो एक 2 सेकेंड में कर गया, इतना जल्दी तो करता नहीं है, कि एग्जांपल हम ले रहे हैं, या फिर 2 मिनट कर लो आप, 2 आवर कर लो, 2 डेज कर लो। ठीक है, और एक था जो क्या हो गया, एक फॉर्म किया हमारा सेडिमेंट कितने पे, मान लेते हैं ये 8 पे, 8 आवर 8 सेकेंड, और एक फॉर्म किया हमारा 10 मिनट 10 सेकेंड 10 आवर जो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन होगा, कौन ज़्यादा आपको स्टेबल लग रहा है, कि आइडियल क्या था कि जिसका जो फ्लो सेडिमेंट लेट से फॉर्म करे, रैपिड सेटलिंग ऑफ पार्टिकल ना हो, तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला मेरा है, जो फर्स्ट वाला जो सस्पेंशन वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 2 and 3, एंड 3 वाला मोस्ट स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी फॉर्म कर रहा था, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो है सस्पेंडिंग एजेंट नहीं है। सस्पेंडिंग एजेंट रहता तो क्या, ये सस्पेंशन में पार्टिकल को सस्पेंड करके रखता, इस तरह रखता। ठीक है, या फिर इस तरह। ठीक है, ये देख लो, इसी को कंपेरिजन कर लो ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd हो गया। ठीक है, 1 मोर है कि नहीं, सबसे ज़्यादा स्टेबल 2, थोड़ा कम स्टेबल 3, सबसे कम स्टेबल, या फिर ये डिफ्लोकेटेड सस्पेंशन है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं हम डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। एक बात यहाँ पे करना चाहते हैं कि ये जो मेथड है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एनालाइज करने का फिजिकल स्टेबिलिटी, ये जो है एक प्रोटेक्टिव मेथड है, प्रोटेक्टिव और अनडिस्ट्रक्टिव मेथड, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का लॉस नहीं हो रहा, सस्पेंशन का हमारा लॉस नहीं हो रहा है। और जो ये होता है डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, ये हम डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन जो होता है ये होता है डिस्ट्रक्टिव मेथड, क्योंकि इसमें हमारा सस्पेंशन है जो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसी का बात करते हैं आगे हम डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन में। डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन एक आता है कि एक रेशियो है कि वो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड सिस्टम, एक सस्पेंशन है तो उसका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या आता है फ्लोकुलेटेड सिस्टम में, और उसी सस्पेंशन का क्या आता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या आता है डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम में, इसी का एक रेशियो है, ठीक है। अब क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव क्यों, पहले ये जानते हैं। वो ये था क्या था, ये था अनडिस्ट्रक्टिव और ये था डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हमारा फ्लोकुलेटेड सिस्टम है तो फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें डालते हैं हम डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट। तो डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट हमारा फ्लोकुलेटेड सिस्टम को डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसका हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम मेजर करते हैं। लेकिन ये जो फ्लोकुलेटेड से डिफ्लोकुलेटेड में चेंज हुआ तो हमारा क्या हो गया, सस्पेंशन डिस्ट्रक्ट हो गया और ये तो कोई काम कर रहा नहीं फिर सस्पेंशन, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो अगर हमारा वैल्यू एफ और एफ अल्फा अगर सेम हो जाए तो ये हमारा अनस्टेबिलिटी को शो करेगा कि हमारा जो सस्पेंशन है अनस्टेबल है। क्यों शो करेगा, क्योंकि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम और फ्लोकुलेटेड सिस्टम का सेडिमेंटेशन वॉल्यूम दोनों सेम हो जाएगा तभी 1 आएगा, क्योंकि रेशियो है, ठीक है, दोनों का सेम होना जरूरी है। 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जितना डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम में सेडिमेंट फॉर्म हो रहा है तो उतना ही फ्लोकुलेटेड में हो रहा है। तो समझ जाओ कि डिफ्लोकुलेटेड सिस्टम जितना वो तो क्या करता है, हार्ड केक फॉर्म करता है, तो हमारा फ्लोकुलेशन में वही काम हो रहा है, तो क्या अनस्टेबल है। तो जैसे जैसे हमारा ये 1 से वैल्यू डिक्रीज होता है, मतलब कि इंक्रीज होता है, तो हमारा अगर फ्लोकुलेशन का वॉल्यूम ज़्यादा आता है और डिफ्लोकुलेटेड का वॉल्यूम कम आता है तो हमारा 1 से वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू कम हो जा रहा है और न्यूमिनेटर में ज़्यादा वैल्यू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सस्पेंशन क्या हो जाएगा, स्टेबल होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे 1 की ओर आएगा तो हमारा जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और जैसे जैसे 1 से ज़्यादा जाएगा तो हमारा सस्पेंशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर भी सुब्रमण्यम जी ने लिख रखा है द हायर द वैल्यू ऑफ बीटा ग्रेटर विल बी द फिजिकल स्टेबिलिटी। ये सब याद रखना जरूरी है कि अगर बीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, फिजिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये सब स्टेबिलिटी टेस्टिंग है। और एक और लास्ट है स्टेबिलिटी टेस्टिंग का रीडिस्पर्सिबिलिटी। रीडिस्पर्सिबिलिटी में हम करते हैं क्या है कि एक मैकेनिकल सेकर में रख देते हैं हमारा जो सस्पेंशन होता है और उससे फ्लोक्यूल्स जब बन जाता है तो फिर उसको चेक करते हैं कि कितना जल्दी रीडिस्पर्स हो रहा है, कितना कम टाइम ले रहा है और कितना कम आरपीएम में, कम रिवोल्यूशन में रीडिस्पर्स हो जा रहा है, पूरा सस्पेंड हो जा रहा है हमारा पार्टिकल। तो यही इसका मैकेनिज्म है कि हमारा जो मैकेनिकल सेकर है एक तरह हाथ की तरह का मोशन करता है और उसे रोटेट करता है, ठीक है। और वो आरपीएम में होता है। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर 20 आरपीएम मतलब कि कोई लिया, हमारा सस्पेंशन लिया और उसे अगर सेकर किया तो कितने कम टाइम और कितने कम रेवोल्यूशन में किया है। मान लो 20 आरपीएम आ रहा है और एक 30 आरपीएम पे रीडिस्पर्स हो जा रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, हमारा 20 आरपीएम वाला स्टेबल ज़्यादा है, 30 आरपीएम वाला उसके कंपेरिजन में कम स्टेबल, लेस स्टेबल है, ठीक है। यहाँ तक आज हम वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और आगे हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन की, ठीक है, कैसे कैसे हमारा सस्पेंशन फॉर्म होता है, ठीक है, और रियोलॉजिकल कंसिडरेशन की, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।